तो मैं कुछ चीज़ें बताने चल रहा हूँ। हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मालूम है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। पता है या नहीं ये बात? हाँ, हाँ। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, इनफैक्ट सभी केमिस्ट्री पढ़ने का अलग-अलग तरीका है। तीनों अलग है बिल्कुल। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ने चल रहे हो आप, ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है। किसी भी ग्रुप, ध्यान से सुनना, अभी आप ग्रुप के थ्रू भी पढ़ने वाला है। जैसे एस ब्लॉक बोलेगा, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एक चैप्टर है, ठीक है ना? तो इन चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका है। फिलहाल ना तो ये ग्रुप है ना ये ब्लॉक है, ये सिंपली एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी अबंडेंस बहुत 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 ज़्यादा है। इवन जुपिटर और सैटर्न भी किसके बने हुए हैं? जस्ट हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं। सिर्फ गैस है वो, और कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन की अबंडेंस बहुत ज़्यादा होते हुए भी कैसे रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलता है तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, और वो भी सेपरेटली, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर को बनाया गया कि हाइड्रोजन एक अलग से चैप्टर बनाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स लगता है प्लीज़ मेरे को बताओ, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट चैप्टर पेज तो जस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हाइड्रोजन है क्या। तो हाइड्रोजन के बारे में आप सबको पता है, हाइड्रोजन जब एटम है, एक एटम के बारे में अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो उसके अंदर पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बस। मालूम है सबको? ओनली वन इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दिस इज द स्मॉलेस्ट एटम। सबसे छोटा एटम है हमारे पास ये, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। अब इसको क्या है, अपना डुएट पूरा करने के लिए इसका जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में बीइंग वन इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, और मिलने के बाद में मेरा ये फर्स्ट शेल फिल्ड हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ठीक है ना? इसीलिए क्या करता है, ज्यादातर केसेस में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ऐसे इसके दो हो गए, इसके भी दो हो गए, और ये शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, H2 बनाता है। ये H और H के बीच में बॉन्ड बनता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से H2 बनता है। ये बात शायद भली भांति जानते हो, 10th क्लास में भी पढ़ा आपने। याद है आपको? लुईस स्ट्रक्चर करके बना के देखा था, तो 10th में भी था, मैंने भी बता रखा आपको, बार बार बताया है। और ये सबसे छोटा डायटॉमिक भी अगर देखोगे तो सबसे छोटा है H2। ओके, तो इसके अंदर कुछ खास बात नहीं होगी। अच्छा, ओनली वन प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है अगर आउटर मोस्ट शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में, तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक ही प्रोटॉन है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ H की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। ओके, सो इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड देन एनी अदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट से ज्यादा ये सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। ऐसे तो ऑक्साइड भी बनाते हैं चीजें ऑक्सीजन के साथ में, बट हाइड्राइड बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके, डू यू नो द ग्लोबल कंसर्न रिलेटेड टू एनर्जी कैन बी ओवरकम टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन। बता रहा है हाइड्रोजन के इस्तेमाल से ग्लोबल जो कंसर्न भी होगा। ग्लोबल कंसर्न कैसे होगा? अगर हाइड्रोजन की एनर्जी हम लोग हार्नेस करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। और आपको पता भी होगा हाइड्रोजन के गुब्बारे भी बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बैलून बनते हैं, मालूम है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बर्न होता है। हाइड्रोजन आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े गुब्बारे बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, जिसके अंदर से लोग ट्रेवल भी करते हैं उसमें, है ना? देखा होगा यार आपने। एयर, हाँ वही तो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन ही होता है। देखो हाइड्रोजन होगा तो सबसे लाइट होता है। आपको बाजार में या कहीं भी जो बच्चों के गुब्बारे होते हैं, जो उसके अंदर क्या भरता है वो
हाइड्रोजन ही तो भरता है और वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। क्यों उड़ता है? क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। अभी कोई आया है यार, ये कौन है ये? रक्षित मेहता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी आपको अच्छे से, ठीक है ना। यूज ऑफ हाइड्रोजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हाइड्रोजन तो है ही, खैर बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ऐसे तो हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं सोलर एनर्जी के, ठीक है। आगे देखो, इनफैक्ट हाइड्रोजन इज ऑफ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज यू विल लर्न इन दिस यूनिट। आपको याद होगा हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या बनाते थे? क्या बनता है? अमोनिया बनता है ना। तो ये अमोनिया जो बनता है, अमोनिया किस काम आता है? इंडस्ट्री में अमोनिया किस काम आता है? एग्रीकल्चर में भाई, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। पढ़े नहीं हो क्या अमोनिया से क्या क्या बनता है? एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम आता है, हमेशा एक क्वेश्चन 10th क्लास में पीरियडिक टेबल में भी आपने पढ़ा था कि भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल क्या है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बेचारे को पोजीशन नहीं मिलती है। कभी तो ये फर्स्ट ग्रुप में रहता है, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, कभी ये फर्स्ट ग्रुप के साथ रहता है और कभी 17 ग्रुप के साथ रहता है। फर्स्ट ग्रुप का मतलब होता है अल्कलीन और 17 ग्रुप मतलब हेलोजेंस। तो कभी हेलोजेंस के साथ में रहता है, कभी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं। क्या है? क्या है ये? इसका मतलब समझते हो? आवारा है ये, जहां जरूरत पड़ती है वहां भाग के चला जाता है। कभी फर्स्ट ग्रुप में आता है, कभी 17 ग्रुप में आता है, घूमता रहता है ये। बोलते हैं ना आवारा की तरह घूम रहा है। तो ये भी ऐसे ही घूमता रहता है। क्यों घूमता है? लेट अस सी उसके क्या कारण है। तो हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, yes we know. On other hand, the electronic configuration of similar to outer electronic ns1 of alkali metal, जितने भी अल्कली मेटल हैं उन सब का एटॉमिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबका ns1 ही है। मालूम है? लिथियम का कितना है? 2s1। सोडियम का कितना है? 3s1। पोटेशियम का कितना है? 4s1। याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है? भाई अली तुम्हें कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड लगा यार ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं तुमने। हाँ, तो पढ़ने का मन नहीं किया आगे, इसलिए चलो कुछ भी बोल देते। अरे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हो आप? कहाँ से कॉम्प्लेक्स लगा भाई बताओ अली। अली कॉम्प्लेक्स कहाँ लगा? ये तो सेकंड चैप्टर में सब आपने पढ़ रखा है खूब अच्छे से। ऑन द अदर हैंड हेलोजेंस में क्या होगा भाई? हेलोजेंस में होता है NH2 और NP5। ये हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे NP5 शो करता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा ही शो करता है कि 1s1 शो करके बताता है कि भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा भी आउटर मोस्ट शेल मतलब फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। So belonging to the 17th group, the periodic table, it is short by 1 electron. तो ये भी जैसे ये बाकी NP5 वाले जो short of 1 electron होते हैं, तो हेलोजन भी short of 1 electron होता है। Hydrogen therefore has resemblance to alkali metal which lost 1 electron to form unipositive ion. तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ देता है तो ये क्या बना लेगा? एक इलेक्ट्रॉन इन्हें रिलीज कर दिया तो क्या बनता है ये? यूनिपॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव। इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए है भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या क्या बन जाएगा? H प्लस प्रोटोन। हाँ, इसको हम प्रोटोन भी बोलते हैं
क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ बचा ही नहीं। ले दे के एक प्रोटॉन ही तो रहता है, इसीलिए इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। और क्या इसकी एग्जिस्टेंस होती है ऐसे? इसकी एग्जिस्टेंस कभी भी H+ की नहीं होती अकेले। H+ हम बोलते हैं, सिंबॉलिकली बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कैसे मिलता है? ये हमेशा वाटर के साथ में रहता है। H+ जब बनेगा, अगर हम लोग कभी प्रोटॉन बोलेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस मतलब वाटर, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना के रखता है। ठीक है ना? ये बात मालूम होगी, 10th क्लास में भी पढ़ा है मैंने, आप सब लोग समझते हो, जानते हो। नहीं मालूम, अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर बात करो, पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये, और वहीं हेलोजन के साथ रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। राइट? एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, और ऐसे बनाता है H-। तो यूनी नेगेटिव आयन बनता है। यूनी नेगेटिव मतलब एक माइनस, 1-। लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स, यस। जैसे अल्कली मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O बनाते हैं ना, वैसे ये भी बनाता है H2O। जानते हो कि नहीं H2O? भाई हो के नहीं यार, आप लोग सो तो नहीं गए हो? कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे चलो यार ऑन करके अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अभी तक 16 दिखा रहे थे, हो गए, रखिए तो आ गया, लेकिन छवि है, छवि, छवि, छवि फोन करने का तो बताता सब भी बाद में देख। तो छवि, महक, 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 तुम्हारी कहाँ है? हम्म, अरे छवि, सर किधर? मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, छोड़ दो। अरे क्या हो गया इसको? हाँ, तो आगे क्या बोलता है ये? हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनाएगा, हैलाइड भी बनाएगा। HCl क्या है? HF क्या है? HBr क्या है? ये सब क्या है? हैलाइड है कि नहीं हाइड्रोजन के साथ? तो हाइड्रोजन के साथ में ये हैलाइड भी बनाएगा, और सल्फाइड भी बनाता है। ठीक है ना? H2S मालूम होगा आपको। However, unlike alkali metal, it is very high ionization enthalpy। बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। शायद इसी को देख के ये अली जो है बता रहा है कॉम्प्लेक्स है ये। जरा मैं भी तो देखूं कहाँ से कॉम्प्लेक्स हो गया ये। वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान से सुनना। अनलाइक अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, बड़ी जल्दी पॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे सोडियम है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी छोड़ के ये क्या बना लेता है? Na+। ठीक है? क्या बनाता है? Na+। ओ छवि आ गई, कहाँ गया छवि? छवि बोलेगी नहीं। इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलना है तो इसको बहुत ज्यादा
पड़ेगी, जो कि अनलाइक यहाँ बोलता है ना, अनलाइक अल्कली, अल्कली के अंदर बहुत कम आयनाइजेशन एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता। हाइड्रोजन को ज्यादा चाहिए, इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डज नॉट पोसेस मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, लेस है, वो क्या शो करते हैं, मेटलिक कैरेक्टर, मतलब Na+, ये मेटलिक कैरेक्टर शो करेंगे। लेकिन क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी H+ के लिए बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके अंदर मेटलिक कैरेक्टर नहीं है। तो आपको पता ही है ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा, लेकिन मेटलिक कैरेक्टर नहीं होने की वजह से इसको 17 ग्रुप की तरफ हमें देखना पड़ता है। तो ये सम टाइम 17 ग्रुप से बिलोंग करेगा। यहां तक अली कोई दिक्कत? अली 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 किधर गए भाई? ए बबलू, एक मिनट इधर आओ। ऐसा आ गया, ये क्या है ये? गूगल मीट कहाँ? ज्वाइन मीटिंग लेफ्ट साइड में। ये न्यू मीटिंग? न्यू है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम ना, तभी तो बोला है। एक मिनट रुको, इधर बच्चे नहीं है? है ना, हैं? है बच्चे तो। आया क्या? हम्म, आ गए वापस? हाँ भाई, सब लोग वापस आ गए? आवाज आ रही है? बीच में चला गया था यार, ये कुछ गड़बड़ हो गई थी लगता है। हाँ जी, आगे देखो क्या बोल रहा है ये। अभी भी अभी लो, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। अभी दिख रही है? आ जाएगी आ जाएगी, हो गया, चलो ठीक। हाँ भाई, थोड़ा जल्दी करना है, बहुत धीरे चल रहा है मामला। तो आगे क्या बोलता है, नॉर्मल कंडीशन में ये मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल शो नहीं करता। In fact, the term ionization enthalpy of hydrogen resembles more with halogen. ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगी बात। आयनाइजेशन एंथैल्पी हेलोजन्स की बहुत हाई होती है। हेलोजन मान लो, हेलोजन को तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो हमेशा ऐसा बनाता है। तो अब आपको अगर हेलोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत मुश्किल काम है। हेलोजन वैसे ही इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं होता। ऐसे कभी देखा है आपने? बहुत मुश्किल होता है ना। तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की 1680 है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की भी 1312 है आयनाइज किलोजूल पर मोल। और जबकि लिथियम वगैरह की देखो 520 है, सिर्फ 520। और नीचे जाओगे, सोडियम की और कम है, पोटेशियम की और कम है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, जबकि लिथियम की बहुत ज्यादा है सच पूछो तो। लेकिन हाइड्रोजन और कहीं 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 ज्यादा है, 1312। मतलब ये रिसेंबल करता है किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऑलमोस्ट हेलोजन के साथ में रिसेंबल करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ प्रॉपर्टी जिसकी हेलोजेंस के साथ में रिसेंबल करती है, और कुछ अल्कली मेटल्स के साथ। सो इट फॉर्म्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल। यस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके
डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन H बॉन्ड से H2 बनाते हैं, ठीक है ना। इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल कंबाइन विद द एलिमेंट टू फॉर्म और दूसरों के साथ भी मिलके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोवेलेंट बनाता है। ज़्यादा केसेस में क्या बनाएगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब सपोज मीथेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट मीथेन। तो मीथेन में क्या करता है ये, ऑल अराउंड हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ में मीथेन बनाता है। आपने हाइड्रोकार्बन में खूब देखा होगा, याद आया कुछ, C2H6, बहुत कुछ बनाता है, बहुत कुछ। हम उसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत अच्छे से, अब इसके बारे में बात ना करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। हाउएवर इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी इट इज वेरी लो। रिएक्टिविटी क्या है इसकी, काफी कम है कंपेयर टू हेलोजन। हेलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हेलोजन से थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो ये अभी आपने क्या देखा था, कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन देखा अल्कली और हेलोजेंस के साथ में इसके क्या रिलेशन है। In spite of the fact that hydrogen to a certain extent resemble both the alkali metal and halogen, तो वही बातें बता रहा है कि काफी एक्सटेंट तक दोनों के साथ ही रिसेंबल करता है। इट डिफर्स फ्रॉम देम एज वेल, और साथ में उनके बीच में डिफरेंस भी आता है कुछ कुछ चीजों को, जैसे अभी हमने कंपेयर किया। नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेज, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड। तो ये आज तक सेट नहीं हो पाई, बात क्लियर नहीं हो पाई कि पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखा जाए। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, उसके बाद न्यूक्लियस ही बचता है। न्यूक्लियस में वो भी एक प्रोटॉन बचता है, क्योंकि इसका साइज बहुत 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 छोटा हो जाता है, सबका पिकोमीटर की फॉर्म में रहता है। ये पिकोमीटर का भी 1000वां हिस्सा होता है, 10⁻³ पिकोमीटर का भी 1000वां हिस्सा होता है, देख लो। So this is extremely small as compared to normal atomic and ionic size, जिसका ज्यादातर कितना होता है 50 to 200। बाकियों का जो एटॉमिक और आयनिक साइज होता है कितना होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया आप लोगों को। तो ज्यादातर कितना रहता है, ज्यादातर 50 से 200 पिकोमीटर रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन को क्या देखा आपने, पिकोमीटर भी है, साथ में 10⁻³ भी, 1000वां हिस्सा। तो 1000वां हिस्सा का मतलब समझ रहे होगे बहुत छोटा होता है, ऑलरेडी 50 to 200 पिकोमीटर बहुत छोटा होता है। सो एज ए कंसिक्वेंस H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल, किसी न किसी के साथ रहता है। सो दैट इट इज यूनिक इन बिहेवियर एंड इज देयरफॉर बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए क्या किया है, इस बेचारे को पीरियोडिक टेबल में कनेक्टेड नहीं रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप ऐसा है, ऐसे बना है, तो इन भाई साहब को अलग से एक जगह ऐसे दी गई है, मालूम है, बोलो भाई। तो इसको अलग से सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में जगह ना मिलके अल्कली मेटल्स के साथ में इसको एक डब्बा वैसे बना के H वहां रख दिया गया है। तो नाइदर इट बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस। तो चलो अब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन थी, ये आपको खुद ही पढ़ना चाहिए था, मुझे तो अब आपने पढ़ा ही नहीं तो क्या करो। ईमानदारी से बताओगे, जिसने अच्छे से पढ़ा है, कितने मिनट लगे थे पढ़ने में, 3 पेजेस 15 मिनट बस। लेकिन लोगों के पास वो नहीं है। चलो ठीक है, जैसी आपकी आस्था। नहीं पढ़ने वाला ग्रुप मिलता है तो यही प्रॉब्लम होती है। हाइड्रोजन की ऑकरेंस क्या होती है, डाइहाइड्रोजन अगर आपके पास है H2 है, उसकी ऑकरेंस प्रेजेंस कहाँ से कितना अवेलेबल है, तो बता रहा है डाइहाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट, वो भी यूनिवर्स की बात करता है। 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन ओनली, ठीक है ना। 70% हमारे यूनिवर्स की बात करता है, नॉट ओनली अर्थ, यूनिवर्स की बात कर रहा है, अर्थ पे इतना ज्यादा नहीं है। So the giant planet Jupiter and Saturn consist of mostly of hydrogen. However, due to the light's nature, it is much less abundant. By mass कितना है 0.15%, बहुत कम है ना ये, on the Earth atmosphere. Earth atmosphere में बहुत कम है, लेकिन हमारे सोलार सिस्टम में ज़्यादा है।
Of course, in the combined form, it constitutes 15.4% of the earth crust. कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखेंगे किसी के साथ मिलके, तब वो हमको कंबाइंड स्टेट में 15.4% मिलता अर्थ क्रस्ट में। मतलब बहुत सारे हाइड्राइड बना के बैठा है ये। और साथ में ओशिन, ओशिन के अंदर कहाँ से आया? अब आप बोलोगे ओशिन में कहाँ है? अरे भाई नमक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaCl होता है, लेकिन क्या है, हाइड्रो HCl भी रहता है साथ में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा, हाँ पानी तो है ही, तो पानी अपने आप में इतना ज्यादा, तो ये बता रहा है 15.4% अर्थ क्रस्ट में और ओशियन के अंदर है। इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड इन वाटर इट ऑकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। सही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्राइड, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हाइड्राइड इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड। तो ये तो जस्ट अवेलेबिलिटी की बात हो रही थी, बहुत बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं यार। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में आप सभी को मालूम होगा। आइसोटोप कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रोटियम, मतलब जो जनरली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी भी, वो प्रोटियम है। उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्योंकि एक मास के केस में हम देखते हैं तो कितने प्रोटॉन है? एक ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो प्रोटियम को हम ऐसे लिखते हैं 1 1 करके। लेकिन ड्यूटीरियम जो होता है, ड्यूटीरियम उसको डी से सिंबलाइज करते हैं। आपको याद होगा सेवेंथ चैप्टर में मैंने पढ़ा था D2O, याद है? जब हम H2O पढ़ रहे थे तो D2O हैवी वाटर बोलते हैं इसको। D2O क्या होता है? हैवी वाटर होता है, और ये न्यूक्लियर प्लांट में बहुत काम में आता है। कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको सिखाऊंगा मैं क्या होता है उसके अंदर। तो ड्यूटीरियम में क्या होता है भाई? उसको 1 2 ऐसे क्या बन जाता है इसके अंदर, जो यहाँ 1 और यहाँ 2 होता है? हाँ, क्या हो जाता है बोलो? यस, न्यूट्रॉन। देखो नूपुर ने पढ़ाई की है, जो पढ़ा है वो बताएगा फटाफट। तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम, इसका मास जो है 2 हो जाता है। और फिर ट्रीटियम है, ट्रीटियम के अंदर क्या ऐड हो जाता है भाई? दो न्यूट्रॉन ऐड हो जाए। याद रखना, ये मत बोल देना प्रोटॉन एक और प्रोटॉन ऐड नहीं होते ऐसे। क्या ऐड होगा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्रीटियम में, तो इसका मास सबसे ज्यादा है। ट्रीटियम को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं? T। या तो हमें ये लिखना पड़ेगा, H लिखना है तो आपको 1 3 लिखना पड़ेगा, T लिखते हैं तो दैट्स ऑल, ट्रीटियम है। सो अभी आगे ध्यान देना। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अवेबिलिटी बहुत 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 कम है, खास करके ट्रीटियम की तो बिल्कुल कम है। ट्रीटियम की बहुत ज़्यादा कम है। और ये आइसोटोप क्या? रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। इसकी अबंडेंस इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रोटियम टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स कितना है? देखो जरा ध्यान से, ये इतना परसेंट ऑफ ड्यूटीरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD की फॉर्म में रहता है। ये हाइड्रोजन के साथ ही मिलके बना रहा है, देख लो, D बॉन्ड बनाता है। जैसे H2 होता है, H और H के बीच में बॉन्ड बनता है, वैसे H और D के बीच में बनता है, सेम वे। ठीक है। सो द ट्रीटियम कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम। बता रहा है प्रोटियम जो है हमारा, ध्यान से सुनना, प्रोटियम कौन सा प्रोटियम? ये वाला, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। उससे कंपेयर करके बता रहा है कि अगर हमारे पास 10⁻18 प्रोटियम है, मतलब ये वाला, तब इससे कंपेयर, अब इसका मतलब समझ रहे हो ना? 10⁻18, एक के पीछे 18 जीरो लगा दो, है ना? इतना लगाने के बाद ये बता रहा है कि जितने 18 जीरो वाले इतने H ये प्रोटियम होंगे, तब आपके पास एक ट्रीटियम होगा। बात समझ में आई? कितना कम, उसको परसेंटेज में भी नहीं लिख पाएंगे, इतना कम है, इतना ज्यादा कम है। ठीक है। ऑफ दीज आइसोटोप्स ओनली ट्रीटियम
रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव होता है, और जब भी कोई भी चीज़ रेडियो एक्टिव होगी तो उसकी हमेशा हाफ लाइफ भी होगी, क्योंकि वो डिके करता है। पता है या नहीं, रेडिएशन उसकी क्या होगी, रेडिएशन उसमें से निकलेगी तो क्या होगा, उसका मास डिके होता रहेगा, जो कि डिके होते होते 12.33 ईयर्स में उसको आधा हो जाता है। अगर कभी भी वो 1 ग्राम है आपके पास, तो 12.33 ईयर्स में अपने आप वो 0.5 ग्राम हो जाएगा। मैंने हाफ लाइफ आपको शायद समझाया हुआ है, तो अभी आई होप क्लियर हो गई होगी बात आपको ये। आइसोटोप सन में पाया जाता है, मैं समझ गया, हाइड्रोजन से हीलियम बनता जा रहा है, वहाँ पे रिएक्शन हो रही है, बट आइसोटोप मिलता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, नहीं मालूम, पढ़ा नहीं उसके लिए स्पेशली कि कितना है उसके अंदर परसेंटेज, होगा समटाइम, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकता अभी मैं। ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या तुमने पढ़ा है, क्या सन में है? अच्छा, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, और कोई भी चीज़ अगर मुझे नहीं मालूम होती, आई नेवर ब्लफ, मुझे आदत नहीं है, नहीं मालूम है तो सीधा बोल देता हूँ नहीं मालूम, और नहीं मालूम है लेकिन बताऊंगा, पता करके बता दूंगा, ठीक है। मेरी आदत ब्लफ करने की बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को कभी ब्लफ नहीं करना चाहिए, नहीं मालूम है बोल दो सीधा, इसमें क्या है। हाँ जी, क्या देखते हो आप, सिंस आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक, यस, सब इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, न्यूट्रॉन बदलता है, ठीक है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका होगा, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, सो ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट ऑफ रिएक्शन, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन। तो बता रहा है इन सब की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग है, उसकी वजह से इनकी रिएक्शन भी थोड़ी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हो यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन नॉर्मल है, प्रोटियम की बात कर रहा है, ये H ऐसे है, और ये ड्यूटीरियम है, और ये ट्रिटियम है, ठीक है। ये उनके बारे में कंपेरेटिव टेबल बना के दे दी गई है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस 74.14 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी उतना ही है, बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक जो भी पढ़ा आपने, जो भी पढ़ा, शायद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा आपने उसमें से कुछ नहीं आने वाला, तो आप लोगों को लग रहा होगा यार, आगे ध्यान दो, अब बोलता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या कैसे कैसे बनता है ये, तो बोलता है लेबोरेटरी में, अगर आपको याद हो ये आपने बनाया हुआ है 10th क्लास में, याद है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 में आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल के पॉपिंग साउंड्स करवाया था, याद है, सोपी सॉल्यूशन के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब डाल दी थी आपने, एक डिलीवरी ट्यूब सोपी वाटर के अंदर था, तो इसके अंदर से जैसे ही क्या निकलेंगे, बबल्स, और उन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, और कैंडल के साथ जब आप उसको बर्न करते थे, याद आ रहा है कुछ या नहीं, है ना, हाँ, तो वही बता रहा है, इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं जिंक के, बहुत बहुत छोटे छोटे, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ये H+ का मतलब एसिड, और जिंक मेटल है, छोटे छोटे टुकड़े जिंक के, तब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको देगा, पहली बात, ये लेबोरेटरी की बात कर रहा है, और ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस आपने दोनों पढ़ रखा है कि
मेटल अगर एसिड में डालेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और बेस में डालें, स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे या मिनरल बेस के अंदर डालेंगे और मिनरल एसिड में डालेंगे तो आपको दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस मिलता है। याद रहेगा शायद, अभी तक अगर नहीं याद था तो, लेकिन अब याद रखना शुरू कर दो। अब ये चीजें, अब छोटे बच्चे नहीं हो आप। अब है कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ऊपर वाला जो अभी प्रोडक्शन कर रहे थे लेबोरेटरी के अंदर था, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन में आप इस तरीके से रिएक्शंस नहीं करा सकते ज़्यादा। क्यों? ज़्यादा क्वांटिटी में बिजनेस करने के लिए कमर्शियली यूज कर रहे हो अगर, तो आपको खर्चा बहुत आएगा। तो हमेशा कमर्शियली इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में क्या किया जाता है? कॉस्ट देखी जाती है, कॉस्ट कितना खर्चा आएगा। ओके, तो कॉमनली यूज द प्रोसेस ऑफ आउटलाइन बिलो। तो ये बिलो जो भी आपको बताने जा रहा है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक्चुअली एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव स्टडीड, बस अभी क्या है आप सब भूल चुके हो या थोड़ा थोड़ा याद होगा, मैं आपको पूरा रिमाइंड कराऊंगा अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड गिव्स हाइड्रोजन। बच्चे सोच रहे होंगे यार ये कब पढ़ा हमने, पढ़े हो कि नहीं बताओ मुझे, कब पढ़े हो? और कोई? टेंथ टेंथ क्लास की बुक में सुनो यार, अब टेंथ क्लास की बुक में अगर आपको याद हो, एक बड़े जार के अंदर ऐसे दो इलेक्ट्रोड आपने लगाए थे और दोनों के ऊपर टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी हुई थी, उल्टी टेस्ट ट्यूब थी, एक में ऊपर ज्यादा जगह थी और एक में थोड़ी कम थी, याद है? तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन का है और ये वाला हाइड्रोजन का है। अभी भी नहीं याद आया भाई? 2H2O जब ब्रेक करोगे, 2H2O जब ब्रेक करोगे तो एक में आपको O2 मिलता है और एक में 2H2 मिलता है। तो H2 क्योंकि डबल है, ऑक्सीजन अकेला है, इसलिए यहाँ पे जो जगह बनी थी आपको याद हो, ये ज्यादा है और ये थोड़ी कम है। तो ऊपर गैस अकुमुलेट होने वाली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये वाली, याद है आपको मैंने आप लोगों से पूछा भी था, ये टेंथ में भी पूछा था क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये रिएक्शन उसको एक्सप्लेन करती है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक अकेला है। तो ये कब हुआ था? जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, करंट पास कराए थे, याद है आपको? इलेक्ट्रोड्स में इसमें करंट पास कराया था हमने, तो हमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिला। अगर याद आया तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो दोबारा बताऊं सभी को। सुधांशु, मैं बीच बीच में नाम लेता रहूंगा, कहीं कुछ लोग पता है क्या ऑन करके सो जाएंगे, बोले छोड़ो यार, ऑन कर दिया, सर को तो पता चल गया मैं आगे हूँ, अब क्या जरूरत है? मैं बीच बीच में नाम लेता रहूंगा आप लोगों का। एक दो लोग मिसिंग है, ईश्वर नहीं आया, और कौन नहीं है भाई ईश्वर के अलावा? बता सकते हो आप में कोई? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिविक्रम भी नहीं है? अच्छा बढ़िया यार, वो बहुत बड़ा लाडला है भाई वो त्रिविक्रम, क्यों नहीं आया यार? त्रिविक्रम को तो आना पड़ेगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। त्रिविक्रम को बोल सकते हो भाई? सुधांशु, सुधांशु, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, हाई प्योरिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन is obtained by electrolysis warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrode। तो निकल इलेक्ट्रोड से अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है? एक चीज और बोलता, थर्ड, एक मिनट यार,
थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो वहां पे हमें बाई बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन भी मिलती है। मतलब हमें जरूरत तो NaOH की है, लेकिन हमें हाइड्रोजन भी मिलेगी एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी। आप लोग भूल गए हो, फिर से बताता हूं मैं आपको। एक चैप्टर पढ़े थे जिसके अंदर गांधी जी छपे हुए थे, 10th क्लास की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में, याद है? हेलो। तो जहाँ गांधी जी छपे थे उसके अगले अगले पोर्शन में बहुत सारे सॉल्ट, उनके यूजेस, कैसे प्रिपेयर होते हैं मालूम है। तो वहाँ पे आपने नमक के पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया था और आपने क्या क्या बनाया था। 3 बॉटल रखी हुई थी, एक में हाइड्रोजन गैस थी, एक में Cl2 थी और एक में NaOH था। याद है? H2, Cl2 और NaOH 3 चीजें बनती हैं। कैसे बनती मैं बताता हूँ। इट इज ऑब्टेन्ड बाय as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution। brine solution मतलब NaCl। तो इस पे क्या करते हो आप, जब दोनों पे इलेक्ट्रोड और कैथोड के ऊपर क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रोड कैथोड के बारे में अगर अच्छे से नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज को क्या बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और यहाँ कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन लेके ये इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस बनाएगा और साथ में OH माइनस। और यही OH माइनस, ध्यान देना, और ओवरऑल रिएक्शन में क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड डाला हुआ था, ध्यान देना, क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड डाला हुआ था, पानी से आपको H2 मिल गया और NaCl से आपको Cl2 मिल गया। 2 प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं, क्लोरीन मिल गया और H2 मिल गया। व्हाट अबाउट Na? क्योंकि इस रिएक्शन में हमको OH माइनस भी मिला है और Na तो हमारे पास था ही पहले, NaCl। तो उसका Na प्लस और Cl माइनस और H2O, इन तीनों को मिलाने से भाई ये वाटर था और Na और Cl अलग अलग हो गए, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम प्लस और OH माइनस अगर ऐसे लिखता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमको NaOH मिल रहा है। बोलो, समझ में आया? सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। अब चौथा है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है ये। कोक क्या होता है? कोयला या कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसको क्या करना है, स्टीम के साथ में रिएक्शन करनी है, वो भी हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू यील्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यील्ड करेगा ये, बहुत ध्यान से देखना, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब जब मैं बताना शुरू कर दिया एग्जाम में आ सकता है तो विशेष करके ध्यान रखो। ये क्या है बता सकते हो? हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल एल्केन है, ये पढ़े हो ना फॉर्मूला एल्केन का। तो एल्केन को स्टीम का मत, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है भाई? बड़ी तो ये मान लो आपके पास CH4 है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब N की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 रखोगे तो यहाँ पे वाटर भी 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी N है। तो यहाँ पे एक H2O क्या बना के देता है, देखो बता रहा है भाई एक CO बनेगा क्योंकि N की जगह मैंने 1 लिया हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस कितनी मिलेगी जरा देखो, 2N + 1 3 + 3 वाटर। क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है। ये क्या हो गया?
4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन हो गया। ये यहाँ पे ऐसे बनाता है, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2H2। ठीक है, H2O, सॉरी H2O नहीं होगा। बट याद रखना हाई टेम्परेचर निकल की प्रेजेंट में कैटलिस्ट होना जरूरी है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बहुत ध्यान से देखना, अभी इन गैसेस के बारे में आपको समझना है। और यहाँ मीथेन, या एग्जाम्पल भी दे दिया मीथेन वाला ही, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको 1270 केल्विन के ऊपर। क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हो अभी आप। क्या बोलना चाहता है ये, द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, ये जो अभी आपने रिएक्शन कराया COH2 के साथ, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। एज दिस CO and H2 is used for the synthesis of मिथनॉल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिथनॉल बनाते हैं। इससे एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च खूब चल रही है, काम कर रहे हैं। यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल एंड ए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इससे क्या बनता है, मिथनॉल बनता है। ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, सिन गैस भी बोलते हैं। ऊपर लिखा है वाटर गैस, ऊपर क्या लिखा है, वाटर गैस, नीचे लिखा है सिन गैस। सिन मतलब सिंथेसिस, मतलब बहुत सारी चीजें बनाने में काम आती है सिन गैस। नाउअडेज सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीवेज। सीवेज जानते हो, सीवेज जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ, बताओ ना, यस सर तो ठीक है, क्या होता है सीवेज। यस 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 यस, तो सीवेज सॉडस्ट, सॉडस्ट जानते हो, सॉडस्ट है जहाँ पे लकड़ी का काम होता है ना, जो उसमें से बुरादा निकलता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल निकलेगा। भाई लकड़ी है आपके पास, उसको काटते हो बीच में से, तो जब आरी से काटोगे ना, आरी समझते हो तो वहां पे जो वेस्ट लगेगा छोटे छोटे तो क्या बोलते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं उसको। उस मिल का नाम होता है सॉ मिल, पता है कि नहीं ये बात, उसको बोलते हैं सॉ मिल। तो सॉ मिल है, तो वहां पे बुरादा निकलता है ना छोटा छोटा, वो सॉ डस्ट होता है, उससे भी ये बनता है। स्क्रैप वुड, स्क्रैप वुड समझते हो, पुरानी लकड़ी, इसको स्क्रैप में उससे भी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर ETC। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोल गैसिफिकेशन, आपको इससे भी कोयले से मिलता है, कोयला सॉलिड और वाटर के साथ 1270 केल्विन, ये याद रखा आपको याद रखना है। कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, प्लीज डू रिमेम्बर। जैसे मैंने पहले कुछ बोला था कि भाई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ये सब एग्जाम में आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। अगर आप आयरन क्रोमेट, ध्यान देना, अब ये क्या बोल रहा है, सिन गैस आपके पास है CO प्लस H2 तो है ही। अब आप चाहते हो कि सिन गैस और बने, वहां पे आपको हाइड्रोजन और ज्यादा चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके अंदर है, उसको किसके साथ, स्टीम के साथ में हीट करना है, 673, और कैटलिस्ट भी डालना है। कैटलिस्ट क्या होगा, आयरन क्रोमेट होना चाहिए। ये देखो, ये आयरन क्रोमेट, अगर आयरन क्रोमेट डालोगे तब आपको हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिलेगी, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये वाली वाटर गैस, ये वाटर गैस तो नहीं था आपके पास, CO था, उसके अंदर H2 भी था, और उसके साथ में पानी के साथ में फिर रिएक्शन कराते हो तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम स्क्रबिंग विद द सोडियम आर्सेनिक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करनी है, बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों,
हाँ, एक चीज़ और मैं आपको आज भी बता दे रहा हूँ, जो कि कई बार पूछा भी जाता है, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से मल्टीपल में पूछा जाता है। कभी भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है तो KOH सुन लो, अगर आप वहां पे KOH के ऊपर से इसको पास कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा KOH। मालूम है कि नहीं ये बात? याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। और ये सोडियम आर्सेनिक सोल्यूशन के थ्रू भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं। प्रेजेंटली 77% ऑफ इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है, डाइहाइड्रोजन कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से मिलती है। पेट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जब, हाइड्रोजन काफ़ी मिलती है। 18% फ्रॉम कोल, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वा सोल्यूशन एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्स। आपको याद करने की इंफॉर्मेशन है, बस ये याद रखने की जरूरत नहीं। आपको सभी की सभी जो मैंने अभी बताया है रिएक्शंस वो याद रख सकते हो, तो याद रखना पड़ेगा आपको। और याद रखने का एक ही तरीका है, सुन रहे हो मेरी बात? सुन लो अच्छे से अभी।